Good morning everyone. Today's topic is synonyms. Very important topic है synonym जो है बहुत important topic है competitive exam के point of view से. SSC CGL का tier 1 tier 2 या SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हों सबके लिए important topic है. बैंक PO, बैंक क्लर्क, रेलवेज़, राइट, RS मेंस. synonyms वोकेबुलरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और सिनोनिम्स का मतलब होता है दो ऐसे शब्द जिनका मीनिंग एक समान निकल रहा है. ठीक है, एक जैसा मीनिंग निकल रहा है, एक ही आइडिया कन्वे करते हैं वो दोनों शब्द, तो वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. स्पेशली SSC CGL में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. बिकॉज़ ये जो क्वेश्चंस हैं वो SSC CGL से ही लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से. सो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप कैसे निकालते हैं. अगेन बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप वोकेबुलरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही हाई क्लास वोकेबुलरी आती है जो कि बोलचाल की भाषा में यूजुअली हम लोग यूज़ नहीं करते. ठीक है, तो कम से कम 25 से 30 वर्ड्स एवरी डे आप याद करें और दूसरे दिन नए जो वर्ड्स हैं उन्हें याद करने के पहले ये पुराने वाले वर्ड्स को रिपीट करें. बीच बीच में खुद को टेस्ट करते रहें. जैसे वीकेंड में आप कर सकते हैं, सैटरडे संडे आप खुद का टेस्ट ले सकते हैं कि कितने वर्ड्स आपको याद हैं, कितने भूल गए हैं. आपका जो पीयर है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उनमें आप एक दूसरे का टेस्ट ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए. बहुत सारे वर्ड्स तो आपकी बोलचाल की भाषा में आ जाएंगे. फिर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा थ्रू आउट आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं तो वर्ड्स यूज़ कर लीजिए. ठीक है, लेकिन याद करने की और उनको लिखने की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, अगेन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. राइट, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो ये गिवन वर्ड जो है कन्फ्यूज़न. ये तो बहुत ही बढ़िया वर्ड है. कन्फ्यूज़न अपने आप में ख़ास तौर से जो एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ते पढ़ते कई बार कई जगह कंफ्यूज हो जाते हैं. सो कन्फ्यूज़न मतलब संदेह की स्थिति में आ जाते हैं. तो बड़ा ही अच्छा वर्ड है. पहले ही क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न, उसका हमें सिनोनिम देखना है. ठीक है, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं. अच्छा, जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो थोड़ा मिलता जुलता भी वर्ड हो सकता है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है. तो कन्फ्यूज़न वर्ड है और 4 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रेपिडिटी. ठीक है, सेकंड है स्टेगनेशन, थर्ड है परसूअल एंड फोर्थ है कमोशन. तो 1 बाय 1 इन सब के मीनिंग हम देखेंगे सारे वर्ड्स के. इंट्रेपिडिटी मतलब होता है फियरलेसनेस, मतलब बिल्कुल फियर मतलब डर, और फियरलेसनेस मतलब निडरता. ठीक है, तो इंट्रेपिडिटी मतलब होता है एकदम निडरता या ब्रेवरी, बहादुरी, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेजोल्यूटली करेजियस. रेजोल्यूट मतलब होता है आपने एकदम कसम खा ली है, खुद को तैयार कर लिया इस बात के लिए कि नहीं मुझे ये काम करना है. तो रेजोल्यूटली करेजियस मतलब साहसी, और रेजोल्यूटली मतलब एकदम पक्के तौर पर वो साहसी, डरने वाला नहीं है वो व्यक्ति, वो एकदम निडर है, साहसी है, बहादुर है. राइट, तो इंट्रेपिडिटी मतलब होता है फियरलेसनेस या फिर ब्रेवरी मतलब एकदम जो व्यक्ति बहादुर होता है उसके इस गुण के लिए, बहादुर वाले गुण के लिए ब्रेवरी वर्ड यूज़ करते हैं.
बिल्कुल निडर है जो, ठीक है। तो इंट्रेपिडिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता कन्फ्यूज़न का सिनोनिम। कन्फ्यूज़न मतलब ब्रेवरी थोड़ी होता है ना। लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि इंट्रेपिडिटी होता क्या है। ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस करने से, आपको समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न का सिनोनिम इंट्रेपिडिटी नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए इसी इंट्रेपिडिटी का ज़्यादा समझने के लिए इसे, डिस्पाइट the dangers ahead, the soldiers marched forward with intrepidity, ready to face whatever challenge awaited them. Despite of dangers ahead, ahead मतलब सामने बहुत सारे खतरे थे। डिस्पाइट ऑफ के डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद। तो सामने बहुत से खतरे होने के बावजूद द सोल्जर्स मार्च्ड मतलब मार्च पास्ट जो होता है ना, चलते रहे। सोल्जर्स की जो मार्च है, सोल्जर्स की जो परेड है वो पूरी आगे तक चलती रही। फॉरवर्ड मतलब आगे तक। विद इंट्रेपिडिटी मतलब विद ब्रेवरी, फियरलेसनेस, एकदम निडर होके वो आगे बढ़ते रहे। रेडी टू फेस वॉट एवर चैलेंजेस अवेटेड दैम, हर उस चैलेंज के लिए रेडी थे, तैयार थे, उनको फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार थे। जो अवेटेड दैम, जो उनका इंतज़ार कर रहे थे, वॉट एवर इट इज़, हम तो रेडी हैं अब, और हम एकदम इंट्रेपिडिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बहादुर होके हम आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेवरी के साथ हम एकदम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर करेजियस, हम बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, साहसी सोल्जर्स हैं, और अब जो होगा वो देख लिया जाएगा, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो ये आज का एक मोटिवेशन भी है आप सबके लिए, सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, कि आप भी पूरी इंट्रेपिडिटी के साथ में तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और यू शुड रेडी टू फेस वॉट एवर चैलेंजेस अवेटेड यू। आपकी रास्ते में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तैयार हैं हम पूरी इंट्रेपिडिटी के साथ में, पूरी ब्रेवरी के साथ में, एकदम फियरलेसनेस हैं हम लोग, और पूरी तरह से पूरे साहस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेटेड वाटर आपने देखा होगा, एकदम ठहरा हुआ पानी। स्टेग्नेटेड जो ठहरा हुआ जो पानी होता है, थोड़े से बर्तन में आप पानी रख दीजिए तो वो पानी में धूल मिट्टी जाके और बहुत सारे जर्म्स जाके वो पानी ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा बारिश में आने के पहले जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में ये सब आते रहता है कि जो स्टेग्नेटेड वाटर है कूलर में भरा हुआ या जिस भी जगह पे टूटे बर्तनों में, मटकों में पड़ा हुआ, उसे आप साफ़ कर दें, खाली कर दें, क्योंकि स्टेग्नेटेड वाटर में मस्कीटो जो ब्रीडिंग होती है वो बहुत आराम से हो जाती है। स्टेग्नेशन मतलब होता है या तो वो रुक गया है वो, या फिर बहुत ही कम ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ ही नहीं है दिख रही, स्टेग्नेटेड, चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई हैं। तो आपकी जो स्टडी है वो स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए उसमें, वो स्टेग्नेटेड नहीं होनी चाहिए। स्टडी में स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए, स्टडी तो बढ़िया ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि बहुत कम ग्रोथ है या फिर बिल्कुल ही कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। तो स्टेग्नेशन मतलब होता है अ स्टेट ऑफ लिटिल और नो ग्रोथ, एक्टिविटी और डेवलपमेंट, लैक ऑफ प्रोग्रेस और एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब आगे की तरफ बढ़ना, तरक्की करना, राइट। सो ये एडवांसमेंट होता है, ओके। सो यहाँ पर स्टेग्नेशन, कन्फ्यूज़न का सिनोनिम तो नहीं होता स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन मतलब बिल्कुल रुक जाना, तरक्की रुक जाना या बहुत कम ग्रोथ होना, ये कन्फ्यूज़न तो नहीं होता, ओके। एग्जाम्पल देखिए स्टेग्नेशन के। The company experienced a period of stagnation when it failed to innovate and adapt to changing market trends. जो कंपनी थी, कोई कंपनी होगी, ठीक है, इसने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव किया, इसने एक पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन अनुभव किया। वो पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन मतलब रुक गई थी कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल या बहुत ही कम हो रही थी। व्हेन इट फेल टू इनोवेट, इनोवेट मतलब नए आइडियाज़ लेकर आना, इनोवेशन करना, नवीनता लेकर आना उसमें, ठीक है। तो जब ये फेल हो गई कंपनी खुद को नवीन करने में, खुद को नए आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ाने में ये फेल हो गई, एंड अडॉप्ट
टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट में जो ट्रेंड्स थे वो चेंज हो रहे थे, उनको अडॉप्ट ही नहीं कर पाई, उनको ये अपनी कंपनी में अडॉप्ट नहीं कर पाई। जो कंपनी है वो सारी जो चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स थे उन्हें अपना नहीं पाई। अडॉप्ट करना मतलब अपनाना, उन्हें नहीं अपना पाई, इसलिए स्टैग्नेशन का एक पीरियड आया कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परसूअल। परसूअल मतलब द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग और रीडिंग समथिंग केयरफुली थ्रू स्क्रूटनी और रिव्यू। परसूअल मतलब होता है एक एक्शन है किसका, एग्जामिन करने का, जांचने का, परखने का एक एक्शन है, परखने की एक क्रिया है, प्रक्रिया है ये परसूअल मतलब। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप परखते हो, एग्जामिन करते हो। या रीडिंग समथिंग केयरफुली, या कोई आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ पढ़ रहे हो, वो भी परसूअल है। अथारो स्क्रूटनी और रिव्यू। स्क्रूटनी होती है ना, जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो स्क्रूटनाइज करते हैं, स्क्रूटनी होती है वहाँ पे, मतलब पूरी चेकिंग होती है, सब देखा जाता है कि आप कोई ऐसे अनफेयर मीन्स तो नहीं लेकर आए हो, चीटिंग करने के लिए कोई पर्ची पुर्ची तो नहीं लेकर आए हो, है ना, फर्रे बोलते हैं उसको, तो कोई फर्रे वर्रे तो नहीं लेकर आ गए हो आप चीटिंग करने के लिए, रात भर बैठ के पढ़ा कुछ नहीं है, बस फर्रे बनाए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो गया। तो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं एग्ज़ाम में, है ना, स्क्रूटनी होती है आपकी। तो थारो स्क्रूटनी और रिव्यू, किसी चीज़ को थारोली ध्यान से पढ़ना, एकदम जांचना, परखना, उसको कहते हैं परसूअल। तो परसूअल तो नहीं है कन्फ्यूज़न का सिनोनिम। इसका एग्जाम्पल देखिए, परसूअल का एग्जाम्पल है आफ्टर अ क्विक परसूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई संधि समझौता हुआ है, तो क्विक परसूअल किया उसका, क्विक मतलब जल्दी से उसका पूरा एग्जामिन किया, उसको ध्यान से पढ़ा। She realized there were several clauses that needed further clarification. उसको तुरंत, कोई महिला की बात हो रही है, कोई लड़की की बात हो रही है, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो वो जो फीमेल थी उसको तुरंत ही एकदम क्विक जो परसूअल उसने दिया, आफ्टर अ क्विक परसूअल, है ना, एकदम क्विक जो स्क्रूटनी की उसने, क्विक रिव्यू दिया उसने, क्विक जो उसकी रीडिंग हुई, ये एडवर्ब की तरह काम आ रहा है परसूअल, है ना, परसूअल। सो एडवर्ब है ये, सॉरी एडजेक्टिव है ये, आई एम सो सॉरी, एडवर्ब नहीं है ये, एडजेक्टिव है, क्विक परसूअल। सो एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। आफ्टर अ क्विक परसूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट था, संधि समझौता था, उसको क्विक परसूअल देने के बाद उसे तुरंत रियलाइज़ हो गया कि भाई साहब यहाँ तो बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे हैं, बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं दैट नीडेड फर्दर क्लैरिफिकेशन, जो कि पूरी तरह से क्लैरिफाई होनी चाहिए। भाई इसमें गड़बड़ है मामला, तुमने ज़मीन जायदाद की विल लिखवा ली है और ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ मेरे फेवर में है, और भैया वो तो उसमें बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं जो समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो ऐसा ही हुआ उसके साथ में, उसने तुरंत उसे समझ आ गया कि यहाँ पर जो उनको फर्दर मतलब और ज़्यादा उनके आगे और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको और समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो परसूअल तो नहीं है इसका कन्फ्यूज़न का सिनोनिम। कमोशन। कमोशन क्या होता है? कमोशन होता है स्टेट ऑफ नॉइजी कन्फ्यूजन, अपरोर और डिस्टर्बेंस, chaotic एक्टिविटी। तो स्टेट ऑफ नॉइजी कन्फ्यूजन, नॉइजी मतलब बहुत शोर शराबा सा होने लग गया और पता नहीं क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, उसे कमोशन बोलते हैं। जैसे दो टीम खेल रहे हैं, स्कूल की दो टीम फुटबॉल खेलने आई और एकदम से दो लड़के झगड़ पड़े। लड़के ही झगड़ने का काम लड़के ही करते हैं ज़्यादा, लड़कियां झगड़ों से थोड़ा सा दूर रहती हैं, बचती हैं। तो बास्केटबॉल की जो टीम है और लड़ाई झगड़ा सा होने लगा, तो वहाँ उसके लिए वर्ड आएगा कमोशन। ठीक है, तो मतलब नॉइजी, एकदम शोर शराबे से जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसके लिए कमोशन वर्ड आता है। अप्रोर मतलब, रोर मतलब दहाड़ना, और अप्रोर मतलब कोई शोर शराबा सा, कोई झगड़े की आवाज़ आना, ये सब अप्रोर। या अप्रोर कोई विद्रोह वगैरह के लिए भी कई बार यूज़ हो जाता है अप्रोर। और डिस्टर्बेंस तो आप समझते ही हो, कोई गड़बड़ी होना, कोई डिस्टर्ब करना, है ना, डिस्टर्बेंस। केओटिक एक्टिविटी, केओटिक मतलब शोर शराबे वाली,
झगड़े वाली कियोटिक एक्टिविटी जो हो, उन सब के लिए वर्ड आता है कमोशन। तो कमोशन है सिनोनिम कन्फ्यूजन का। फिर भी कमोशन का एक बार हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। कमोशन मतलब एग्जाम्पल है कमोशन का, तो सडन कमोशन आउटसाइड द बिल्डिंग ड्रू एवरीवन्स अटेंशन टू द स्ट्रीट वेयर अ प्रोटेस्ट वॉज अनफोल्डिंग। एकदम सडन जो कन्फ्यूज़न है, जो सडन कमोशन है, एकदम नॉइजी कन्फ्यूज़न आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के आउटसाइड एक जो बहुत नॉइजी कन्फ्यूज़न होने लगा। ड्रू मतलब खींचा, ड्रॉ मतलब खींचना, कहते हैं ना ड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचो, है ना, ड्रॉ अ लाइन। तो ड्रॉ का सेकंड फॉर्म जो होता है ड्रू मतलब खींची। क्या खींची? एवरीवन्स अटेंशन, सबकी अटेंशन खींची उसने। वो जो कमोशन आवाज़ आ रही थी ना शोर शराबे की, उसने सबकी अटेंशन खींचा अपनी तरफ, सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींची। टू द स्ट्रीट, है ना, अटेंशन टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे जो लोग चल रहे थे सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। वेयर अ प्रोटेस्ट वॉज अनफोल्डिंग, जहाँ पर एक प्रोटेस्ट मतलब किसी चीज़ के लिए कोई नारेबाजी हो रही थी, किसी का विरोध किया जा रहा था। प्रोटेस्ट वॉज अनफोल्डिंग, जहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये है कमोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट collocating word to fill in the blank। द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो collocating word है वो आपको ब्लैंक में भरना है। सेंटेंस क्या है? राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज, प्रेज मतलब तारीफ करना, सम्मान करना, ठीक है, प्रशंसा करना, सम्मान से भी ज़्यादा प्रशंसा करना, ठीक है। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। तो कैसी लीडरशिप है उसकी? इमेजिनरी, काल्पनिक लीडरशिप है। विजनरी, लीडर क्या होता है? विजनरी होता है। विजन मतलब पूरा विजन मतलब वैसे तो होता है दृश्य, लेकिन विजन मतलब दूर की जब आप चीज़ें देख पाते हो। विजनरी मतलब दूरदृष्टा मतलब बहुत दूर की सोचने वाला, फार साइटेड, वो विजनरी होता है। विजनरी लीडर वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझ पाता है। कैसे? एक जो टीम वर्क कर रही है, उस टीम में विजनरी लीडर ऐसा नहीं होता कि मन पड़े वो ऐसा ऑर्डर दे दिया बिना समझे, तो सारी टीम कमोशन हो गया, वहाँ पे हलचल मच गई, गड़बड़ी मच गई कि अरे भाई ये कैसे ही किया जाएगा, ये कैसे ही बात हो पाएगी, ऐसा नहीं। विजनरी लीडर वो होता है जिसके पास में खुद का अपना एक विज़न होता है, किसी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए या किसी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी। विजनरी लीडर बहुत दूर की सोचता है और सारी बातें, सारे एस्पेक्ट को सोच कर काम करता है। तो विजनरी तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, लेकिन बाकी वर्ड्स भी देखेंगे हम लोग। मैजिकल मतलब चमत्कारिक, चमत्कारिक यहाँ पर हो सकता है चमत्कारिक लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप चमत्कारिक नहीं होती। ये जो मैजिकल, वो जो झाड़ फूक वाले जो बाबा होते हैं ना, वो उनके लिए मैजिकल वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है आप सही हो गए हो, और कई बार लोगों को उससे बड़े फ़ायदे भी मिल जाते हैं, तो उनके लिए मैजिकल वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ब्रॉड मतलब बहुत विशाल तरह की जो चीज़ें हैं, तो ब्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ब्रॉड लीडरशिप, हाँ, बहुत बड़ी वास्ट लीडरशिप नहीं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ब्रॉड नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा विजनरी। लेकिन हम इन सब के मीनिंग ज़रूर देखेंगे वन बाय वन। सो इमेजिनरी मीन्स एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन, नॉट रियल, मतलब कल्पना में होना, रियलिटी में नहीं होना, ठीक है, तो वो इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी, आपने परियों की कहानी सुनी होगी ज़रूर बचपन में दादी या नानी से, तो वहाँ पर इमेजिनरी कैरेक्टर होते थे। एक परी होती थी, वो उसके पास एक छड़ी होती थी, और वो बस छड़ी को गोल गोल घुमा के जो भी चीज़ मांगी जाए वो सबको पूरी कर देती थी। तो ऐसी परी तो बड़े होने के बाद में कहीं नहीं दिखती। चलिए, इमेजिनरी का मतलब होता है जो रियल नहीं है, जो काल्पनिक है। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन क्रिएटेड एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर दे कुड फ्लाई एंड टॉक टू एनिमल्स। जो बच्चे होते हैं, बड़े मन के सच्चे होते हैं बच्चे, तो वो एक काल्पनिक संसार
अपना बुन लेते हैं जहाँ पर वो उड़ सकते हैं और जानवरों से बातें कर सकते हैं। ये कल्पना है उनकी, सीधा साधा सच्चा सा संसार वो देख लेते हैं। जब बच्चे होते हैं तो उन्हें घर की सुरक्षा, अपनों का प्रेम और सम्मान और अपनापन ये सब मिलता है, तो वो ऐसी इमेजिनरी कहानी जो बहुत खुशनुमा होती है उसे उसकी कल्पना कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विजनरी। विजनरी का मीनिंग देखिए। विजनरी मीन्स having the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom, characterized by originality and innovation. जो विजनरी होता है मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो सोच पाए, प्लान बना पाए फ्यूचर के लिए पूरे इमेजिनेशन और विजडम मतलब अक्लमंदी के साथ। विजडम मतलब जिसको विट बोलते हैं, जिसको विजडम मतलब इंटेलिजेंस के साथ में, अपनी बुद्धि के साथ में अच्छे प्लान बना पाए। कैरेक्टराइज्ड बाय ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन, जो कि वो प्लान ऐसा हो जिसमें ओरिजिनलिटी हो, जो पूरी तरह से ओरिजिनल हो। ठीक है, ऐसा कॉपी करके नहीं, कट कॉपी पेस्ट कर दिया और बना लिया प्लान, ऐसा नहीं। और इनोवेशन हो, इनोवेशन मतलब उसमें नवीनता हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ में, उन नवीन चीज़ों के साथ में मिल के बनाया हुआ प्लान हो, उसके लिए होता है विजनरी। तो कैसी लीडरशिप? विजनरी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। स्टीव जॉब्स वॉज अ विजनरी लीडर हु रेवोल्यूशनाइज्ड द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विद हिज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज़। स्टीव जॉब्स, कौन नहीं जानता इतने महान व्यक्ति को, स्टीव जॉब्स। तो ये विजनरी लीडर थे। ये विजनरी लीडर थे मतलब इन्होंने, इनका जो प्रोडक्ट था, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी, इनका जो काम करने का तरीका था, जो सोच इन्होंने दिखाई, जो इनोवेशन दिखाया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन के साथ में जो विजडम दिखाई इन्होंने, वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और इसीलिए स्टीव जॉब्स को एक विजनरी लीडर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है मैजिकल। इसका आंसर तो विजनरी ही आएगा। ठीक है, लीडरशिप कैसी है? विजनरी है। मैजिकल का मीनिंग देखिए। possessing qualities or characteristics associated with magic, enchanting or extraordinary in a way that seems supernatural. supernatural मतलब एक ज़्यादातर लोग सीधी भाषा में समझें तो वो जो भूत प्रेत की जो बातें होती हैं उसे सुपर नेचुरल बोलते हैं, पर ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। सुपर नेचुरल मतलब जो आपकी समझ से बाहर हो, वो सुपर नेचुरल होता है। अलौकिक कह सकते हैं उसे, जो इस दुनिया में होने वाली सी थोड़ी सी चीज़ें ऊपर की हों, वो सुपर नेचुरल होती हैं सारी। ठीक है। सो मैजिकल क्या है? मैजिकल है एसोसिएटेड विद मैजिक, जादू से एसोसिएटेड हो। एन्चेंटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एन्चेंटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन अ वे दैट सीम्स सुपर नेचुरल। एक ऐसी चीज़ें जो समझ के बाहर हों उन्हें मैजिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए। The garden was filled with magical creatures like fairies and unicorns and creating a scene of wonder and awe. ठीक है। So the garden was filled with magical creatures. जो magical creatures हैं जैसे क्या जैसे फेरीज, जैसे फेरी जो होती हैं, फेरीज मतलब परियां जो होती हैं। और यूनिकॉर्न एक जानवर के जैसा है, एक मैजिकल क्रीचर कह सकते हैं। और क्या सीन क्रिएट कर रहा था, कैसा सीन दिखा रहा था? ऑफ वंडर एंड ऑ मतलब एकदम आश्चर्य से, और ये क्या, ऐसा कैसा, ये सब कैसी परिवरी कैसे आ गई यहाँ। तो इस तरह की चीज़ वो दिखा रहा था, क्रिएटिंग अ सीन ऑफ वंडर एंड ऑ। सो ये वंडर एंड ऑ इसका मतलब होता है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड मतलब होता है वाइड इन एक्सटेंट, विस्तृत। ठीक है। वाइड इन एक्सटेंट, रेंज और स्कोप, विस्तृत हो जो, कवरिंग अ लार्ज एरिया और हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ब्रॉड मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हों, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी संभावनाएं हों, इसको कहते हैं ब्रॉड। एग्जाम्पल देखिए इसका। शी हैड अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग of world history, having studied various civilization and time period.
मतलब किसी महिला की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही विस्तृत, बहुत वाइड अंडरस्टैंडिंग थी उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की। क्यों थी वर्ल्ड हिस्ट्री की? उन्होंने बहुत सारी सिविलाइजेशन और टाइम पीरियड को पढ़ा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ठीक है, इतनी सारी सिविलाइजेशन को उन्होंने पढ़ रखा था, उनके टाइम पीरियड को पढ़ रखा था, ठीक है। पूरा रोमन सिविलाइजेशन मेडिटेरियन सी के चारों तरफ डेवलप हुई, वो 3 कॉन्टिनेंट में फैली थी। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की, है ना। ब्रॉड मतलब विस्तृत, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये क्या है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, सो ये कॉम्पिटेंट का आपको मोस्ट सिनोनिम निकालना है, अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स, सेकंड है पुअर, थर्ड है केपेबल एंड फोर्थ है बिगिनर। इन सब की मीनिंग देखते हैं। कॉम्पिटेंट जो है उसका सिनोनिम निकालना है। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? हैविंग द नेसेसरी स्किल, नॉलेज और एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, प्रोफिशिएंट और केपेबल। कॉम्पिटेंट, बहुत कॉम्पिटेंट है ये, मतलब बहुत अच्छी एबिलिटी है, नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी के साथ काम करने में, बिल्कुल निपुणता के साथ काम करने में, और केपेबल है, उसके लिए उस कार्य को करने के लिए सबल है, मतलब कर सकता है, केपेबल है ना, सक्षम है। केपेबल मतलब सक्षम, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका कॉम्पिटेंट का। She proved herself to be a competent leader by effectively managing the project and guiding her team to success. उसने ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया उसने, she proved, उसने ये प्रूव कर लिया खुद को कि वो एक कॉम्पिटेंट लीडर है, वो एक सफल एफिशिएंट लीडर है, क्योंकि उसने बहुत ही प्रभावी रूप से प्रोजेक्ट को मैनेज किया और अपनी टीम को गाइड किया और वो सफल रही, ठीक है। कॉम्पिटेंट मतलब ये होता है। पुअर, पुअर मीन्स लैकिंग इन स्किल, क्वालिटी और एबिलिटी, नॉट कॉम्पिटेंट और सेटिस्फैक्ट्री। पुअर मतलब बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं है, बिल्कुल मतलब नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, असंतुष्ट काम किया है उसने, राइट। एग्जाम्पल देखिए पुअर का। The poor performance of the company's stock reflected investors' lack of confidence in its management and strategy. जो पुअर परफॉर्मेंस थी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था कंपनी का। अब भाई डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या, उसके शेयर के जो दाम है वो बढ़ेंगे नहीं। तो कंपनीज स्टॉक रिफ्लेक्टेड इन्वेस्टर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो जो इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस कम रहा, एंड कॉन्फिडेंस इन इट्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी की स्ट्रैटेजी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगा, ठीक है। केपेबल, केपेबल मीन्स हैविंग द एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और फुलफिल अ स्पेसिफिक रोल। केपेबल मतलब होता है सक्षम, ठीक है, कोई भी काम करने की एबिलिटी होना ताकि आप जो टास्क दिया हुआ है उसे पूरी अच्छी तरीके से कर पाएँ, केपेबल। एग्जाम्पल देखिए इसका। Despite being a recent hire, he demonstrated that he was capable of handling challenging assignments and meeting tight deadlines. देखिए, तो despite of being recent hire, ठीक है। सो जो वो अभी ही रिसेंट हायर होने के बावजूद भी ही डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने क्या दिखाया? डेमोन्स्ट्रेट मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करने आते हैं ना कोई भी, कुछ चीज़ों को तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। इसका डेमो दिखाइए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। तो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आप बोलते हैं ना इसका डेमो दिखाइए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखाना, शोकेस करना, ठीक है। सो ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ही वॉज केपेबल, उसने ये दिखाया कि वो सक्षम है किस चीज़ के लिए? हैंडलिंग चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, असाइनमेंट के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, असाइनमेंट की जो परेशानियां आती हैं उन्हें इजीली हैंडल करने के लिए, एंड मीटिंग टाइट डेडलाइंस, जो टाइट डेडलाइंस होती हैं, कल तक ये काम सबमिट करो, ये वर्क जो है, ये प्रोजेक्ट सबमिट करो, ये टाइट डेडलाइंस है। कल सुबह 11 बजे तक आपका ये प्रोजेक्ट सबमिट हो जाना चाहिए, तो ये इसकी टाइट डेडलाइंस है। तो वो टाइट डेडलाइंस को भी मीट कर रहा था
वो डेडलाइंस के पहले पहले उसका काम कंप्लीट करके दे रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो यही था खैर। नेक्स्ट है वर्ड बिगिनर। बिगिनर मतलब समवन हु इज न्यू टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल, अ पर्सन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। बिगिनर, ये तो बिगिनर है, सीख रहा है, बच्चा है, ये तो अभी सीख रहा है, ये तो बिगिनर है। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो नए नए बच्चे आते हैं, खैर अगर यशस्वी की बात की जाए तो बहुत अच्छा खेल रहा है। ठीक है, नए जो बच्चे आ रहे हैं तो वो तो खैर अभी इस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन आजकल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो छोटे बच्चे थर्ड फोर्थ से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए 4th क्लास में बच्चे ने एडमिशन लिया किसी क्रिकेट एकेडमी में, तो एकेडमी वाले क्या बोलेंगे, अरे बिगिनर है, ये तो नया नया बच्चा है, नए नए बस सीख रहा है, बिगिनर है। म्यूज़िक में किसी ने 30 साल के बाद में उसने सोचा चलो मैं कुछ गाना सीख लेता हूँ, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अरे बिगिनर है भाई, ये इसकी नई तो अभी तो शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो बिगिनर मतलब जिसने अभी अभी कोई काम शुरू किया हो। एग्जाम्पल देखिए इसका, एज अ बिगिनर इन फोटोग्राफी she started by experimenting with basic camera setting before advancing to more complex techniques. एज अ बिगिनर मतलब एकदम शुरुआती तौर पे जो वो आई थी फोटोग्राफी में, शी स्टार्टेड बाय एक्सपेरिमेंटिंग, उसने क्या एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, क्या एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, क्या उसने किया, एक्सपेरिमेंट किया बेसिक कैमरा सेटिंग को बिफोर एडवांसिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। उसने एक्सपेरिमेंटिंग विद बेसिक कैमरा सेटिंग, बेसिक कैमरा की जो सेटिंग होती है उसमें ही उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया बिफोर एडवांसिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। एडवांसिंग मतलब आगे आगे मोर जो कॉम्प्लेक्स कठिन जो टेक्निक्स थी उनकी तरफ आगे बढ़ने के पहले उसने बेसिक कैमरा सेटिंग्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। देखिए आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतने ही सिनोनिम की बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं और ख़ासतौर से हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इंग्लिश पढ़ते समय ट्रांसलेशन बंद करना चाहिए। आप अगर ट्रांसलेट करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश का जो क्रक्स है, इंग्लिश का जो एक टोन है या इंग्लिश का जो एक वे है, जो रियल वे है लैंग्वेज का, वो आप मिस करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस में देखिए, एज अ बिगिनर इन फोटोग्राफी शी स्टार्टेड बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद बेसिक कैमरा सेटिंग बिफोर एडवांसिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। अब आप इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे, एज अ बिगिनर इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का बिगिनर होने पर शी स्टार्टेड बाय एक्सपेरिमेंटिंग, उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया विद बेसिक कैमरा सेटिंग बिफोर एडवांसिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। देखिए जब कॉन्टेक्चुअली बात की जाती है सेंटेंस की, तो आपको उसे इंग्लिश में ही समझना होगा। आप हिंदी का ट्रांसलेट करते ही उसका जो रियल मीनिंग है या लैंग्वेज का जो वे है वो आप मिस आउट कर देंगे। तो ट्रांसलेट मत करिए, ख़ासतौर से हिंदी मीडियम के लिए ये एडवाइस है, ट्रांसलेट मत करिए, सेंटेंस को उसी वे में समझने की कोशिश करिए। इसके बड़े फ़ायदे होंगे। ग्रामर समझ आएगी आपको, क्योंकि आपने इंग्लिश से इंग्लिश अगर बात कर रहे हो, इंग्लिश से इंग्लिश अगर आप सेंटेंस को इंग्लिश में ही समझ रहे हो, हिंदी ट्रांसलेट मत करिए। आई गिव माई लेक्चर इन ट्रांसलेटिंग इन हिंदी एज वेल, बिकॉज आप में से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मैसेज आ जाते हैं, उनका कमेंट आ जाता है कि मैम हिंदी बोलिए, आप हिंदी में पढ़ाइए। दैट्स वाई आई टीच, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ नहीं आती है। लेकिन करना आपको यही है, शुरुआती तौर पे नहीं आ रही है फिर भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है। कोशिश करिए, तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा। इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको बहुत ईजीली लैंग्वेज की तरह समझिए।
जैसे आपकी माँ आपसे बात करती हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वैसी ही उतनी ही सरलता से आप इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करिए, तब आपको इंग्लिश समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।